एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 2 पेपर आप लोगों के हो चुके हैं, आई थिंक 3 हो चुके हैं, ये चौथा पेपर है आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी के पेपर की तैयारी आपको प्रश्न बैंक से ही करनी है क्वार्टरली की, क्योंकि अभी तक के जितने भी पेपर आए हैं सब प्रश्न बैंक से आए हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी के प्रश्न बैंक जो एमपी बोर्ड ने डाला हुआ है उसका सॉल्यूशन वीडियो। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अच्छे से देख के पढ़ के समझ के जाइएगा ताकि एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। तो शुरुआत करते हैं बेटा। शुरू में आपके लिए ये ब्लूप्रिंट है, जिस किसी बच्चे को नहीं पता इसको देख के तैयारी करना। शुरू के जो 5 चैप्टर हैं आपके, शुरू के जो 4 चैप्टर हैं, इन 4 के अलावा आखिरी से इसने उठाया चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। सभी चैप्टर्स में से शुरू के 2 चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं, मानव जनन से और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से। फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक शुरू के 3 चैप्टर से हैं, सत्य असत्य आखिरी के 4 जो चैप्टर उठाए हैं उससे। फिर इसके बाद सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। 4 नंबर वाले तो शुरू के 2 चैप्टर से, बीच का छोड़ दिया और लास्ट के 2 चैप्टर से दिया है। तो टोटल इस प्रकार आपके 70 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, ये सब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा आज का पहला प्रश्न होगा पहले चैप्टर से जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। परागकण की बाह्य भित्ति बनती है सेल्यूलोज द्वारा, स्पोरोपोलिनिन द्वारा, पैक्टोसेल्यूलोज या लिग्निन द्वारा। परागकण की बाहरी भित्ति, ठीक है, बाहरी भित्ति यानी कि एग्जाइन पूछा है, बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। नेक्स्ट है, अगला है कच्चे नारियल का पानी, नारियल पानी जो होता है हमारा वो किसका उदाहरण है या क्या है? अपरिपक्व भ्रूण, मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश, बीज चोल के सबसे अंदर की सतह है और या प्रभ्रष्ट बीजांड का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश। मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश है बेटा, ये कोश नहीं, भ्रूणकोश। ठीक है, नेक्स्ट है द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? शैवाल, कवक, आवृतबीजी या नग्नबीजी। तो शैवाल में फूल ही नहीं बनते, सेम कवक में भी नग्नबीजी यानी कि अनावृतबीजी की बात हो रही है। अब है आवृतबीजी। द्विनिषेचन आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म का प्रमुख गुण है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव आपके हो गए। अगला है बेटा, निम्न में से फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? बात फल भित्ति की हो रही है। आफ्टर निषेचन फल भित्ति किसके द्वारा बनती है? बीजांड काय, बाह्य अध्यावरण, अंडाशय भित्ति या अंतः अध्यावरण। ठीक है, तो अगर फल भित्ति की बात होगी तो फल और फल भित्ति बनेगी अंडाशय भित्ति से। अंडाशय बनाता है फल और अंडाशय भित्ति बनाती है फल भित्ति। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा जलकुंभी, ठीक है, तथा वाटर लिली, इन दोनों में परागण किस कारक द्वारा होता है? जल के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा या चमगादड़ के द्वारा। तो गलती से जलकुंभी को देखकर जल परागण करके मत आ जाना। जलकुंभी जो है वो वाटर से काफी ऊपर होती है और इसमें जो परागण होता है वो कीट परागण होता है बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीट। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से द्विगुणित है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर पूछा है। द्विगुणित क्या है? अंड होता है अगुणित, परागकण होता है अगुणित, युग्मनज द्विगुणित होता है और भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। तो पूछा द्विगुणित है तो राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है? वह भाग जो परागकण को ग्रहण करेगा, जायांग के भाग की बात हो रही है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड या अंडाशय सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, यही परागकण को ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्ब्यूमिनस बीज यानी कि जिनमें भ्रूणकोश शेष बचा हुआ है वो बीज, भ्रूणकोश वो बीज इन बीजों का उदाहरण है। वे बीज जिनमें भ्रूणकोश शेष बचा हुआ है उनका उदाहरण मटर, मूंगफली, मक्का या चना। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा मक्का। एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण है मक्का। उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी, असंग जनन, एपोमिक्सिस, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पूछा क्या है बेटा? बिना निषेचन के फल विकसित होना अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहलाता है। किसी परागकोश की
लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य और सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती हैं। एंडोथीसियम अंतःस्तर होता है, टैपिटम सबसे अंदर होता है, पूछा है सबसे बाहरी। एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस नहीं होगा, एपिडर्मिस मध्य परतें ये भी नहीं होगा, एपिडर्मिस और टैपिटम, दिस इज द राइट आंसर, एपिडर्मिस और टैपिटम। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु। ठीक है, जब गुरु बीजाणु जनन हो रहा है, अंड कोशिका का निर्माण होने वाला है, उस समय की प्रोसेस है ये। गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। 4 में से 3 धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, बचता है सिर्फ 1। तो जो 4 गुरु बीजाणु में से क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसकी संख्या 1 2 3 4, आंसर होगा 1। भ्रूणपोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं सहायक कोशिका या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, सहायक कोशिका या प्रतिध्रुव कोशिका। प्रतिध्रुवक कोशिका को एंटीपोडल सेल भी बोलते हैं। प्रतिध्रुवक कोशिका या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, अन्य कोशिका एवं प्रतिध्रुवक कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक और प्रतिध्रुवक कोशिका, जो बाद में नष्ट हो जाती हैं। बीजाणुद्भिद की मुख्य अवस्था किसमें होती है? शैवाल में बेटा नहीं होती, आवृत बीजी में होती है, ब्रायोफाइटा में नहीं होती, कवकों में भी नहीं होती। ये जो बीजाणुद्भिद वाली अवस्था है ये आवृत बीजी और अनावृत बीजी का गुण है, लेकिन यहाँ पे चूंकि अवस्था में आवृत बीजी ऑप्शन में है तो राइट आंसर हो जाएगा आवृत बीजी में। नेक्स्ट है किस पौधे में जल परागण होता है? गुड़हल में वायु द्वारा होता है। वैलीसनेरिया प्रकार की जल में उगने वाली घास होती है, इसमें जल परागण होता है। गुलाब में वायु या कीट परागण, अंजीर में भी सेम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलीसनेरिया। जीनोगेमी एक प्रकार का है, जीनोगेमी मतलब स्वपरागण। ठीक है, एलोगेमी का, ऑटोगेमी का, होमोगेमी का या क्लिस्टोगेमी का। तो जीनोगेमी इज अ टाइप ऑफ एलोगेमी। ठीक है, जीनोगेमी एक प्रकार का एलोगेमी है। रट्टा मार के जाना, जितने भी गेमी है उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। जीनोगेमी रिलेट टू एलोगेमी, जीनोगेमी रिलेट टू एलोगेमी, ऐसा करके रट के जाना। ठीक है, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होती है? गुरु बीजाणुधानी भ्रूणकोष के समतुल्य होती है, बीजांड के समतुल्य होती है, फल या न्यूसेलस। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बीजांड। ठीक है, सॉरी न्यूसेलस, न्यूसेलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ क्योंकि हो सकता है नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परागकण का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी, एथमोलॉजी, पैलियोबॉटनी या टैक्सोनॉमी। तो परागकण का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट है बेटा एक सामान्य भ्रूणकोष में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 6, 8, 12 या 24। सामान्य भ्रूणकोष में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 6, 8, 12, 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं। वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं क्लिस्टोगेमी, ऑटोगेमी, एलो या पौरोगेमी। तो द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते क्लिस्टोगेमी प्रदर्शित करते हैं। बीज किससे विकसित होते हैं? भ्रूण, भ्रूणकोष, अंडाशय या बीजांड। तो बीज बनते हैं बेटा बीजांड से। भ्रूण से विकसित होते हैं, बीजांड से बनते हैं। तो विकसित किससे हो रहे हैं? भ्रूण से। नेक्स्ट है बेटा स्कूटेलम किसका भाग है? स्कूटेलम द्विबीजपत्री भ्रूण का भाग है। एक बीजपत्री भ्रूण का पिस्टिल या स्त्रीकेसर या पत्रकलिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा एक बीजपत्री भ्रूण। एक बीजपत्री भ्रूण के बीज पत्र को स्कूटेलम बोलते हैं, याद रखिएगा। स्वपरागण की युक्ति है होमोगेमी, बायसेक्सुअलिटी, क्लिस्टोगेमी या उपर्युक्त सभी। स्वपरागण की युक्ति होमोगेमी, बायसेक्सुअलिटी, क्लिस्टोगेमी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोगेमी। नेक्स्ट है सत्य फल का परिवर्धन खालिस्थान से होता है। तो सत्य फल का परिवर्धन अंडाशय से होता है। प्रांकुर में कॉलियोप्टाइल खालिस्थान का निर्माण करता है। तो प्रांकुर में कॉलियोप्टाइल जो है बेटा ये प्रांकुर चोल का निर्माण करता है, जो कि प्रांकुर को ढके रहेगा,
जिससे प्रांकुर से बाद में अंकुरण के बाद तना निकले या छोटी छोटी 2 पत्तियां निकले। ठीक है, तो प्रांकुर चूंकि थोड़ा सा सॉफ्ट ऐसा होता है कि अगर डायरेक्ट मिट्टी में रहेगा तो हो सकता है कि उसको चोट वोट लग जाए, इसलिए प्रांकुर को ढकने वाला हिस्सा जो है कोलियोक्टाइल, ये प्रांकुर चोल का निर्माण करता है। ठीक है, एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्र होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं, अभी बताया था मैंने। एक बीजपत्री बीज में बीजपत्र को क्या कहते हैं? स्कूटेलम। भ्रूणपोष आवृत बीजियों में खालिस्थान गुणित होते हैं। भ्रूणपोष आवृत बीजियों में त्रिगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। ठीक है, एक भ्रूणपोष में सामान्यतः पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। एक भ्रूणपोष में सामान्यतः पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेटा, भ्रूणपोष में 3 केंद्रक होते हैं। ठीक है, जगत में सबसे छोटे और सबसे हल्के बीज आर्किड में होते हैं। ठीक है, आर्किड में उत्पन्न होते हैं। जगत में सबसे छोटे और सबसे हल्के बीज आर्किड में उत्पन्न होते हैं। नागफनी के पुष्प में बीजांड किस प्रकार का होता है? तो नागफनी का जो पुष्प है इसमें बीजांड जो होता है वो वेसल प्रकार का होता है। बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की प्रक्रिया अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहलाती है। बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की प्रक्रिया अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहलाती है। पराग नलिका की बीजांड द्वार की ओर गति खालिस्थान कहलाती है। तो ये कहलाती है बेटा कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म यानी कि पराग नलिका बीजांड द्वार की ओर क्या कर रही है? गति कर रही है। दैट्स कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। अगला है टैपिटम खालिस्थान को पोषण प्रदान करता है। तो नए बन रहे पराग कणों को, विकासशील पराग कणों को टैपिटम पोषण प्रदान करता है, याद रखिएगा। ठीक है, विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना टैपिटम का कार्य है। अगले चैप्टर से मानव जनन से है ये ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन, युग्मनज कैसा होता है? तो युग्मनज होता है बेटा अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या सभी। युग्मनज होता है द्विगुणित। फूलों में मतलब पेड़ पौधों में भी द्विगुणित और इंसानों में भी द्विगुणित। मानव कैसा है? अंडे देने वाला, बच्चे देने वाला, अंडे देने वाला या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सजीव प्रजक। ठीक है, बच्चे देने वाला, शिशु को जन्म देने वाला। ओव्यूलेशन यानी जब अंडोत्सर्ग होता है किस हार्मोन से प्रेरित होता है? ओव्यूलेशन किस हार्मोन से प्रेरित होता है? टीएसएच, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच। ठीक है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन है एलएच। नेक्स्ट है बेटा, मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा है ये। 28 दिन का जो अंडाशय चक्र होता है इसमें अंडोत्सर्ग कब हो रहा है? पहले दिन, 10वें दिन, 14वें या 28वें दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 14वें दिन। कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? 100, 200, 10, 20। तो राइट आंसर हो जाएगा 100। बेटा 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु प्रसु बनते हैं और 200 शुक्राणु प्रसु 200 शुक्राणु का ही निर्माण करेंगे। तो 100 से 200 बनेंगे, 200 से 400 बनेंगे। द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं की संख्या पूछा है सेकेंडरी स्पर्मेटिड की। तो सेकेंडरी स्पर्मेटिड अगर 100 है तो शुक्राणु प्रसु बनेंगे 200 और 200 शुक्राणु प्रसु 200 शुक्राणु ही बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, उल्व जरायु नाभिका अपरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरा। अगला क्वेश्चन, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में स्थानांतरित किया जाता है 16 पूरक खंडों वाले भ्रूण को, अंडाणु को फैलोपियन नलिका में, युग्मनज को फैलोपियन नली में या युग्मनज को गर्भाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 पूरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नलिका में। ध्रुवीय काय का निर्माण होता है, पोलर न्यूक्लियाई पूछा है, अंड जनन में। ध्रुवीय काय का निर्माण अंड जनन में होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा मेनोपॉज में, दुग्ध स्रावण के दौरान, गर्भावस्था में या रजोधर्म के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा रजोधर्म के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरता है, तभी जाके अंतःस्तर टूट टूट कर मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आता है। मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या 2, 3, 4, 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, भ्रूणी झिल्लियों की संख्या अगर पूछेगा तो कितनी है? 4 है। खालिस्थान, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक आ गए। अब पहला है अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से खालिस्थान अंडाणु तथा खालिस्थान ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। तो बनता है एक अंडाणु और 3 ध्रुवीय कोशिकाएं। ठीक है, एक अंडाणु और 3 ध्रुवीय कोशिकाएं।
कॉर्पस लुटियम का पीला रंग खालिस्तान वर्ण के कारण होगा केराटिन, ठीक है। कॉर्पस लुटियम का पीला रंग केराटिन के कारण होता है। मादा के बाह्य जननांग को भग या भगवा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भग, भगव। मानव में खालिस्तान निषेचन होता है तो अंतः निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन भी आप लिख सकते हो। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना अपरा या प्लेजेंटा कहलाती है। अतरंग संवहनी संबंध, ठीक है। कोरियोनिक विलाई बनती है ना, अंगुली नुमा ऐसे बंध जाती है स्ट्रक्चर, नाम क्या होगा बेटा? अपरा। भ्रूण की 16 कोशिका वाली अवस्था मोरूला कहलाएगी, ब्लास्टूला कहलाएगी, ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगी, ये कहलाएगी बेटा मोरूला। 16 कोरक खंडों वाली अवस्था को कहते हैं मोरूला। अब नेक्स्ट है, वृषण में अंतराली कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन, सत्य असत्य आ गया, आई थिंक ये सत्य असत्य है। वृषण में अंतराली कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन का स्राव होता है, दैट इज ट्रू। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। गर्भाशय में अपरा भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला प्राणी है, अलैंगिक तो है नहीं अपन, तो ये भी सही है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य थोड़ी हो रहा है, ये भी सही है। शुक्राणु का संग्रह शुक्राशय में होता है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, तो ये भी सही है। सॉरी, शुक्राणु का संग्रह शुक्राशय में होता है, गलत है। संग्रह बेटा अधिवृषण में होगा, फिर वे शुक्राशय में आएंगे, ठीक है। अगला है, फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी का भाग है, ये गलत हो जाएगा। ये फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी का भाग है, ये ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि सही भी कह सकते हैं, गलत भी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है अंडवाहिनी, ठीक है। तो आप सही भी कह सकते हो, लेकिन अगर भाग की बात किया है तो इसके 3 हिस्सों की बात होनी थी, बट ठीक है, अगर एआई ने दिया है ट्रू तो हम भी इसको ट्रू ही मानते हैं। नेक्स्ट है बेटा, सिफिलिस एक खालिस्तान जनित रोग है, जनित यौन संचरित रोग है, तो ये है बैक्टीरिया जनित, है ना, जीवाणु जनित। एड्स बीमारी में एचआईवी कोशिकाओं को नष्ट करता है, क्या? कौन सी कोशिकाओं को नष्ट करता है? टी लिम्फोसाइट को। एड्स बीमारी में एचआईवी टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करता है। अगला है बेटा, परिवार नियोजन कार्यक्रम सन कितने में आया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1952 में आया था। 51 में परिवार नियोजन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 52 में ये शुरू हो गया था, ठीक है। जनसंख्या पर निबंध खालिस्तान द्वारा लिखा गया था, माल्थस द्वारा। जनसंख्या पर निबंध माल्थस द्वारा लिखा गया। पुरुषों में शुक्रवाहिनी बंधीकरण को पुरुष वैसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी कहते हैं। मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जन्म दर मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है? तो जनसंख्या वृद्धि। जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। सत्य असत्य, निम्न वाक्य सत्य असत्य है, लिखिए। गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, ट्रू है बेटा। सभी प्रकार के यौन संचरित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, गलत बात है ये। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, लेकिन इनका क्योर नहीं है, इनका उपचार नहीं है, जस्ट लाइक एड्स, ठीक है। सुरक्षा ही इसके उपाय हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस से ये होता है, ठीक है। एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्तनपान अनाटव। अब नेक्स्ट है बेटा, गर्भधारण तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। गर्भधारण तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, असत्य है, क्योंकि कभी कभी गर्भाशय में, कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के किनारे पे, तो ज्यादातर फैलोपियन ट्यूब के किनारे पे स्थानांतरित करते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित होते हैं, सही है। नेक्स्ट है बेटा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम का नाम लिखिए। जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य हेतु भारत सरकार द्वारा जनसंख्या जननी सुरक्षा योजना चलाई गई थी, ठीक है, अभी भी चल रही है ये योजना। गर्भावस्था में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने की विधि का नाम एमनियोसेंटेसिस। आनुवंशिक विकारों का पता लगाने की विधि है एमनियोसेंटेसिस। आईयूडी इज अ इंट्रायूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्तियां। जनन क्षमता में कमी होना क्या कहलाता है? बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी। मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो मातृ मृत्यु अनुपात, मातृ मृत्यु अनुपात को ही मातृ मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट है, आईवीएफ उपचार से जन्म लेने वाले प्रथम शिशु का नाम लुइस ब्राउन। आईवीएफ
से जन्म लेने वाले पहले शिशु का नाम है लुइस ब्राउन। जिफ्ट का पूरा नाम इज अ जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज कॉल्ड जिफ्ट। यौन संचरित रोगों को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? यौन संचरित रोगों को संक्षिप्त रूप में एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। सही है बेटा, वाई ही है जो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग का निर्धारण करेगा। एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, वे अब चौथी संतान का सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना 100% होगी। गलत, 50-50 का रेशो होता है। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचारित होता है तो उसे बहुविकल्पिता कहते हैं। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचारित होता है तो उसे बहुविकल्पिता कहते हैं। ये असत्य हो जाएगा। मेंडल ने जीन को कारक कहा था। सही है बेटा, मेंडल ने जीन को कारक कहा था। और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि कारक को जीन का नाम किसने दिया था। जीन विनिमय की क्रिया पैंकेटीन अवस्था में होती है। पैकेटीन अवस्था में। सत्य है। गुणसूत्रों का एक निश्चित क्रम कैरियोटाइप कहलाता है। ये भी सत्य है। मेंडल ने अपने प्रयोग में चने के पौधे का चयन किया। गलत बात, मटर पर किया था इन्होंने। लिंग निर्धारण की क्रिया एमएन गुणसूत्र पर निर्भर करती है। असत्य है बेटा। नेक्स्ट है सही जोड़ी। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता, द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम होगा कब? जब 2A और एक्सो क्रोमोसोम हो। पहला का पहला ही आएगा। दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता होगी कब? जब अप्रभावी लिंग क्रोमोसोमल विकार होगा। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप सामने दिया है, हालांकि ये गलत भी हो सकता है। 9:3:1 होता है। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है बेटा 2AXXY। ठीक है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, देखिए टर्नर सिंड्रोम का आएगा ये दात्र कोशिका रक्तता का अप्रभावी अलिंग क्रोमोसोमल विकार है। ये द्विसंकर फिनोटाइप का आएगा 3:1 और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का आएगा 2AXXY। अब ये जो रेशो है ये 9:3:1 होना था यहाँ पे, लेकिन चूंकि इसने ऐसा दिया है तो ये गलत भी हो सकता है। द्विसंकर क्रॉस में ये जो रेशो है ना, ये ना आके 9:3:1 आता है। ठीक है, तो ये मैच में उन्होंने एक संकर क्रॉस का दे दिया। अब 2N1 मोनोसोमी का है। गामा किरण जो है वो है क्या? उत्परिवर्तन की कारक। बहुल फिनोटाइप किन में होते हैं? ये होते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन में। समान एलील समजात होते हैं। समान एलील कैसे होते हैं? समजात। ठीक है, ध्यान से बनाइएगा बेटा सही जोड़ी। हीमोफीलिया एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। सर्वमान्य रक्तदाता होता है O, सर्वग्राही होता है AB और द्विसंकर क्रॉस, देखो यहाँ फिर आ गया द्विसंकर, इधर भी द्विसंकर, कितना दिया है? 9:3:1। तो हीमोफीलिया का एक्स संलग्न, सर्वमान्य रक्तदाता का है O, द्विसंकर क्रॉस का 9:3:1, सर्वग्राही रक्त समूह का है AB। ठीक है, AB ग्राही होता है और वो होता है दाता, और इसका ये मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट पारिस्थितिक तंत्र से है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बनी इकाई होती है, जैविक घटक, अजैविक घटक। सत्य है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। सही है बेटा। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के अंतर्गत जलवायु, ताप आते हैं। सही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग वैज्ञानिक टेंसले ने किया था। सत्य है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं। सत्य है। विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। ये भी सत्य है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। ये भी सत्य है। सूर्य से 100% एनर्जी मिलती है। फिर लिंडमैन के 10% रूल द्वारा ये अगले उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तक पहुंचती है। जब एक पादप समुदाय दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। सत्य है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग मेंडल ने किया। गलत बात है, ये नहीं किया। ठीक है, ये गलत है। पारिस्थितिक तंत्र के पूरे सत्य थे, ये पता नहीं कहां से गलत आ गया। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं। ये भी सत्य है। विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला बनाती हैं। गलत बात, खाद्य जाल बनाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव बहुदिशी, जब एक दिशी कर दिए तो बहुदिशी क्यों करेंगे? असत्य है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। सही बात है। नेक्स्ट,
अगला है बेटा सही जोड़ी है। 10% जो रूल है वो किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है ऊर्जा प्रवाह से। शेर, सांप और चीता ये क्या कहलाते हैं? ये होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब पायोनियर समुदाय जो है वो क्या है? पायोनियर समुदाय है पादप प्लवक। जीवाणु और कवक जो होते हैं, जीवाणु एवं कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो जीवाणु एवं कवक होते हैं अपघटन करता। नेक्स्ट है बेटा चरम समुदाय जो है, चरम समुदाय किससे रिलेट करता है? क्रमिक अंतिम अनुक्रमक के रूप में। ठीक है, तो 5 है। 10% रूल दिया था, लिंडेमैन ने दिया था ऊर्जा प्रवाह के लिए। शेर, सांप और चीता रिलेट करते हैं तृतीयक उपभोक्ता से। पायोनियर समुदाय पादप प्लवक, जीवाणु कवक अपघटन करता कहलाते हैं, पता है आपको। और चरम समुदाय रिलेटेड टू क्रमक में अंतिम अनुक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट है एक शब्द वाक्य में उत्तर। पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम है पारिस्थितिक तंत्र ही, पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट है बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से, क्या बोलते से, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनने वाली श्रृंखला का नाम लिखिए। ये है खाद्य जाल। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 10%। 90% 10% मिलती है अगली जनरेशन को। जैसे सनलाइट से उत्पादकों को मिली 100% अगर, तो 10% ही अगली पीढ़ी को देंगे, 90% वो हो जाएगी, हाश हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक स्तर पे ऊर्जा प्रवाह में 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जबकि 10% ही अगले वाले जनरेशन को मिलती है। एक समान आपस में प्रजनन योग्य जीवों के समूह को प्रजाति कहा जाता है। एक प्राथमिक उपभोक्ता का नाम लिखिए। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है बेटा? हिरण है। एक द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? भेड़िया। एक तृतीयक उपभोक्ता शेर होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखिए। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम क्या है? वन या जंगल। ठीक है, वन या जंगल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखिए। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में तालाब या महासागर आते हैं। सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखो। तो सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र का नाम है जीव मंडल। जीव मंडल जो है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, याद रखना। परभक्षी का नाम, तो परभक्षी शेर है। शेर किसी और को खाता है, तो शेर किसका उदाहरण है? परभक्षी का। एक उच्च मांसाहारी जीव का नाम लिखो। एक उच्च मांसाहारी जीव शेर होता है। ठीक है, नाउ द पीपीटी इज एंड। तो जितने भी शुरू से लेके अभी तक के चैप्टर्स थे उन सबको हमने डिस्कस किया। सारी पीपीटी आपकी कवर करवा दिए, रिकैप भी करवा दिए। ठीक है, जहां जहां डाउट था वो बता भी दिया मैंने। नाउ इट्स योर टर्न। अब आपको करनी है बेहतरीन ढंग से तैयारी। ठीक है, अच्छे तरीके से और अच्छे से पेपर दीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। और क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको पढ़ के जाना है। फिल इन दी ब्लैंक, वन वर्ड वन लाइनर जितने भी थे वो हमने बता दिए। बायो का पेपर बहुत अच्छे से दीजिएगा बेटा, फुल में से फुल मार्क्स आपको लेके आने हैं। आई होप हमारा ये जो अभी का प्रेजेंटेशन है ये आपकी हेल्प करे एग्जाम में। ठीक है, और बाकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा कामली। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।